और आपको पता होगा ये रिक्वेस्ट मैं आपसे कई बार कर चुका हूं और अक्सर बार-बार करता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे न्यू अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि पता नहीं आपका किया गया एक शेयर किस छात्र के काम आ जाए और उसकी लाइफ में एक मैसिव चेंज आ जाए। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। टॉपिक है हमारा भारतीय बहीखाता प्रणाली। तो ये भारतीय बहीखाता प्रणाली क्या होती है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन में तो आपके सामने है भारतीय बहीखाता प्रणाली। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि भारतीय बहीखाता प्रणाली रोकड़ बही व अन्य सहायक बहियों का अध्ययन करने से पूर्व भारतीय बहीखाता प्रणाली का अर्थ जानना आवश्यक है। किसी भी चीज को जानने के लिए पहले उसका बेस हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि भारतीय बहीखाता प्रणाली एक महाजनी लेखा की प्राचीन पद्धति है और ये सर्वविदित है कि भारत लेखाकार में हमेशा क्या रहा है, अग्रणी रहा है। आज आप देखिए, भारत के चार्टेड अकाउंटेंट्स की विदेशों में कितनी मांग है ना। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी जो लेखा प्रणाली है उसमें हमारा देश हमेशा अग्रणी रहा है। आगे देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली पाश्चात्य देशों को भारत द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त है। यानी जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, वो विदेशों को भारत के उपहार स्वरूप प्राप्त है। आगे, महाजनी बहीखाता प्रणाली 2000 वर्षों से अधिक पुरानी है। यानी जिस चैप्टर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है, 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। जबकि यदि हम पाश्चात्य बहीखाता प्रणाली यानी जो अभी दोहरा लेखा प्रणाली की बात करें तो उसको अमूमन 400 साल हुए हैं। ये देखिए आगे लिखा भी है, जबकि पाश्चात्य बहीखाता प्रणाली केवल 400 साल पुरानी है। ठीक है, तो यहां से हमको समझ में आया कि ये क्या है, ये बहुत प्राचीन पद्धति है, प्राचीन पद्धति है। ठीक, तो ये तो आपको समझ आ गया। आगे देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या है, इस पद्धति में लंबी लंबी बहियों का प्रयोग होता है। बड़ी बड़ी बहियां आपने देखा होगा कि पुराने लोगों को यदि आप देखें अकाउंटिंग करते हुए, लेखा वही करते हुए, खाता वही बनाते हुए, तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बहियां होती हैं, उसमें लाल कलर का कपड़ा लगा होता है, व्हाइट पेजेस होते हैं, बड़ा साफ साफ सुंदर सुंदर पेज होते हैं। ठीक है, इसके पन्ने बिना लाइन के होते हैं, इनमें लाइनें नहीं होती और ऊपर लाल कवर चढ़ा होता है। जैसे देखिए मैंने बताया, एक्चुअली में कवर क्या होता है, ये पुट्ठे का गत्ता होता है, गत्ता टाइप का होता है पुट्ठा, और उसपे लाल अस्तर लगा लगा दिया जाता है और व्हाइट कलर के जो पन्ने होते हैं उनको सिल दिया जाता है बढ़िया मजबूत डोरे से, है ना। और बहियां सदैव किसी भारतीय भाषा में लिखी जाती है ना। भारतीय भाषाएं बहुत सारी हैं, मुड़िया है, उर्दू है, हिंदी है, स्थानीय भाषा जो भी है उसमें लिखते हैं। बाईं ओर जमा पक्ष होता है और दाईं ओर नाम पक्ष होता है। यानी आपके उल्टे हाथ की तरफ जमा पक्ष होता है और सीधे हाथ की तरफ नाम पक्ष होता है। आगे देखिए, बहियों में खाने नहीं बनाए जाते, मैं भी ऊपर भी बता चुका हूं। ठीक है, पहले बहियों को 8 शलों में नाम व जमा बही में मोड़ दिया जाता है। 8 सले क्या, जैसे आपको बताया कि आपने जो अभी तक अकाउंटेंसी पढ़ी उसमें आप कॉलम खींचते थे, यहाँ पर कॉलम नहीं खींचते, यहाँ सले बनाई जाती, फोल्ड कर दिया जाता, पेज को फोल्ड कर देते हैं। 8 सले मतलब 8 हिस्सों में पन्ने को फोल्ड कर दिया। पहले 4 हिस्से जमा में चले गए, दूसरे 4 हिस्से नाम में चले जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है नाम व जमा नकल बही में 6 सलों में फोल्ड किया जाता है। ये हम आगे आपको बताएंगे जब हम इसका क्वेश्चन समझाएंगे। आगे, भारतीय पद्धति में रकम लिखने का अंग्रेजी पद्धति से अलग है।
भारतीय पद्धति में रुपए में पैसे लिखने के लिए अलग अलग खानों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें एक ही खाने में पूरी रकम लिख दी जाती है, एक ही खाने में रकम लिख दी जाती है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर अंग्रेजी की डिजिट नहीं लिखते हैं। अंग्रेजी की डिजिट का मतलब, जैसे आपने 7 लिखा, जैसे आपने लिखा 7, तो ये 7 ऐसे नहीं लिखा जाता, 7 हिंदी भाषा में लिखा जाता है। ओके, किस भाषा में लिखते हैं? हिंदी भाषा में 7 लिखते हैं। ओके, आगे, दोनों पक्षों का योग एक ही पंक्ति में नहीं लिखा जाता, वरन अंतिम लेखे के ठीक नीचे लिखा जाता है। जैसे हम लोग ने अभी तक जितने भी अकाउंट बनाए उसमें दोनों साइड पे टोटल बराबर आमने सामने लिखते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो जमा पक्ष है, मान लीजिए ऊपर आखिरी लेखा हो गया तो यहीं पे लिख देंगे, नाम पक्ष नीचे आया तो यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिला के जमा और नाम पक्ष के टोटल आमने सामने बराबर लिखे जाए। जहां पर आखिरी एंट्री होगी वहां पर इसको हम लिख देते हैं। अब देखिए, भारतीय बही खाता, अब हिसाब की पुस्तकें क्या है? भारतीय बही खाता पद्धति में हिसाब की पुस्तकों को बहियां कहते हैं। यहाँ पर जो अकाउंटिंग का सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? बहियां कहते हैं। और भारतीय बही खाता पद्धति में काम को करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे दोहरा लेखा में बांटते हैं, जैसे दोहरा अपनी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। सेम एज यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर प्रारंभिक लेखा करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण मतलब खाता बही बनाते हैं, और फिर उसके अंतिम लेखे तैयार करते हैं। ठीक, तो ये होता क्या है? सबसे अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारंभिक लेखा कैसे होता है, क्या होता है। तो प्रारंभिक लेखे की बहियां क्या है? तो प्रारंभिक लेखे की बहियों को यहाँ पर ये 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला बंद बही, बंद बही, बंद बही, उसके बाद कच्ची रोकड़ बही, उसके बाद पक्की रोकड़ बही, उसके बाद जमा नकल बही और उसके बाद नाम नकल बही। बंद बही क्या होती? बंद बही को एक यादगार बही भी कहते हैं। इसको बनाना या ना बनाना हर व्यापारी की अपनी इच्छा के ऊपर होता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं बंद बही होती क्या है। एक उन्होंने एक बही बना ली पूरे दिन भर के लेन देन, और इस बही में क्या होता है, एक अच्छी बात बताए, इसमें एक पेन लटक रहा होता है, धागे से एक पेन बंधा होता है इसमें। और आपने पुराने लोगों के मुंह से सुना होगा, पहले लिख बाद में दे। आपने पुराने लोगों से सुना होगा, पहले लिख बाद में दे, और भूल पड़े तो कागज से ले। तो ये बंद बही क्या होती है? दिन भर के जितने भी लेन देन होते हैं उसको तुरंत लिख लिया जाता है उसमें, कि रमेश को 500 रुपए दिए, लिख लिए। महेश से 600 रुपए मिले, लिख लिए। सुरेश को 300 रुपए का माल बेचा, लिख लिया। महेश से 600 रुपए का माल खरीदा, लिख लिया। बैंक में चेक जमा की, लिख ली। बैंक से रुपया निकाला, लिख लिया। किराया दिया, लिख लिया। सारे मतलब पूरे दिन भर के लेन देन को हम क्या करते हैं? उठा के एक बंद बही में पूरे दिन के लेन देन उसी समय, जिस समय किया उसी समय नोट करते चले गए, नोट करते चले गए, नोट करते चले गए। तो ये बही क्या कहलाती? बंद बही होती। देखिए इसमें, देखिए नीचे लिखा भी है, ये बही सादे व सस्ते कागज से निर्मित होती है, क्योंकि इसका प्रयोग अस्थायी तौर पर याद रखने के लिए किया जाता है। और देखिए इसमें बही में एक पेंसिल बनी रहती है। जैसे ही कोई भुगतान प्राप्त होता है अथवा किया जाता है, इस बही में लिख दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया, जिससे छूट ना जाए, जिससे छूट ना जाए। मैंने अभी आपको एक जुमला बताया था, पहले लिख बाद में दे, और भूल पड़े तो कागज से ले। ठीक है, और इस बही से प्रतिदिन शाम को लेके कच्ची रोकड़ बही में उतार दिए जाते हैं। इस रोकड़ बही में रोज के रोज लिख लिया, फिर उसके बाद एक एक करके उसे कच्ची रोकड़ बही में उतार दिया। इसे देखिए यादगार बही भी कहते हैं। मैंने बोला ना, याददाश्ती के लिए रखी जाती है। चलिए अब आइए देखते हैं कच्ची रोकड़ बही क्या होता है। कच्ची रोकड़ बही क्या होता है? अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही अलग अलग रखते हैं, है ना। आपने देखा कि किसी व्यापारी के उधार लेन देन बहुत होते हैं, और बड़ा व्यापारी है तो उसके निश्चित तौर पर उधार लेन देन बहुत होते हैं। उधार खरीद भी कईयों बार आ रही होगी, उधार बिक्री भी कईयों बार हो रही होगी।
लेकिन एक छोटे व्यापारी के पास इतने ज्यादा उधार लेन देन नहीं होते हैं। तो होता क्या है, एक बड़ा व्यापारी उधार लेन देनों को क्या करता है, अलग कर देता है और बाकी के लेन देनों को अपनी बही में लिखता है। अभी मैं वही यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। यह वही प्रारंभिक बहियों में सबसे महत्वपूर्ण। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। बड़े व्यापारी जो उधार लेन देन लिखने के लिए अलग बहियां रखते हैं, इस बही का प्रयोग केवल रोकड़ बही लेन देन के लिखने के लिए करते हैं। लेकिन छोटे व्यापारी उधार लेन देन की संख्या अधिक नहीं होती, इस बही का प्रयोग दोहरे लेखे की तरह या योजनामचे की तरह करते हैं। ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि जो बड़े व्यापारी हैं उनके उधार लेन देन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, उधार लेन देनों के लिए एक अलग बही बनाते हैं। अभी आपको बताएंगे जमा नकल बही और नाम नकल बही। और अपने नगद लेन देन के लिए ये रोकड़ बही बना लेते हैं। लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो उधार लेन देन भी इसमें लिखता है और नकद लेन देन भी इसमें लिखता है। ठीक, अब होता क्या है, इसमें कच्ची रोकड़ बही को पन्ने को दो भागों में बांट देते। मैंने आपको बताया, जमा पक्ष और नाम पक्ष। इस पन्ने में, प्रत्येक पन्ने में कितनी 8 सलें होती है, ये मैं पीछे बता चुका हूं। यहाँ पर कॉलम नहीं बोला जाता, यहाँ सल बोली जाती। सल यानी फोल्डर। फोल्ड कर लेते पन्ने को। पन्ने को कैसे फोल्ड कर लेते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, 8 हिस्सों में फोल्ड करने का तरीका क्या है। जैसे आपको ये कॉपी है और इस कॉपी को हमने क्या किया, कॉपी को हमने पहले 2 हिस्सों में बांटा। पहले इसको हमने आधा किया, आधा हो गया। फिर आधे का आधा किया। जब आधे का आधा करेंगे तो 4 हो जाएंगे। फिर उसका आधा कर देंगे तो ये पन्ने हो जाएंगे हमारे 8। यानी पन्ने को पहले आधा किया तो 2 हिस्से हुए, फिर आधे का आधा किया तो 4 हुए, फिर जो आधा हुआ उसका भी आधा कर दिया तो हमारे हुए 8 हिस्से। ठीक, पहले 4 जमा पक्ष में, आखिरी 4 नाम पक्ष में। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये देखिए, पहले 4 ये जमा पक्ष में आ जाते हैं, ये जमा पक्ष में आ जाते हैं, और आखिरी 4 ये नाम पक्ष में आ जाते हैं। ठीक, पहले 4 जमा पक्ष में और आखिरी 4 नाम पक्ष में। जमा पक्ष का पहला वाला जो फोल्ड होता है वो सिरा कहलाता है और बाकी का पेटा कहलाता है। बाकी का पेटा, ये देखिए, ये बाकी के 3 कॉलम 2 3 4 पेटा कहलाते हैं। सेम एज नाम पक्ष में भी पहला सिरा कहलाता है और बाकी के 3 पेटा कहलाते हैं। सिरे में रकम लिखी जाती है, पेटे में उसका विवरण लिखा जाता है। सिरे में रकम लिखी जाती है, देखिए सिरे में देखिए नीचे लिखा हुआ है सिरा व पेटा। ठीक, तो इस जिस पक्ष में लेन देन लिखना हो, दूसरे तीसरे चौथे सल में संबंधित खाते का विवरण लिख दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया, सिरे में क्या होता है, रकम लिखी जाती है और इसमें विवरण आता है। ठीक है, ऐसे नाम पक्ष में सिरे में रकम लिखी जाती है और पेटा में विवरण आता है। सिरे में कभी भी विवरण नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, गिनती हमेशा हिंदी की लिखी जाएगी। यहाँ पर अंग्रेजी की गिनतियां कभी नहीं लिखी जाती है। ये देखिए, 3 देखिए हिंदी में बना है, 4 देखिए हिंदी में बना है। याद रखिएगा, अक्सर छात्र क्या करते हैं, अच्छे से इस चैप्टर को सीख लेते हैं, लेकिन गिनतियां वो उनकी आदत पड़ी होती है इंग्लिश में लिखने की, वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको इस चैप्टर में भारतीय बहीखाता प्रणाली का एक आधारभूत सिद्धांत बताने की कोशिश की, ये होता क्या है। ठीक है, अब आपसे मैं बराबर एक बात कहता हूं, आपको यदि डिटेल से इसकी जानकारी चाहिए तो आप अपने गूगल पर डालिए www.isc.online। गूगल के सर्च बॉक्स में जाइए और डालिए www.isc.online। www.isc.online डालेंगे और जब उसको सर्च करेंगे तो सर्च मारेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। आपको इस चैप्टर की डिटेल से जानकारी चाहिए तो इसके सर्च बॉक्स में जाके अकाउंटेंसी टाइप कर दीजिए और उसको सर्च कर लीजिए। अकाउंटेंसी सर्च करेंगे तो ये अकाउंटेंसी, मास्टर्स ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से ये कोर्स खुल के आ जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कोर्स बन के आ जाएगा आपका। ठीक है,
ठीक। अब सवाल आता है कि ये कोर्स यदि आप परचेज कर लेते हैं तो इसकी कीमत है केवल 488 रुपए। आपके मोबाइल में फुल लाइफ टाइम एक्सेस है, 165 लेक्चर्स हैं इसमें, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ये कोर्स आप क्यों परचेज करें। इसका छोटा सा एक प्रमोशनल वीडियो देख लेते हैं कि आखिर आपको ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। देखिए, मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको कोर्स बेचना नहीं है। मैं बार बार आपको बता दूं, यदि मुझे कोर्स ही बेचना होता तो इस कोर्स की प्राइस में रखता कम से कम 5,000 या 7,000। इस कोर्स की स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर, या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं, जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 में है, किसी किसी में BCom सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं, वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं, जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है, ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है, तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा, और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है, ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है, इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की ABCD सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है
उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online, और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने वाई द कोर्स में दे रखी है। आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और कहां कहां आपके लिए बेनिफिट होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। तो यहां से आपको ये समझ आ गया कि आखिर आपको ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि इस कोर्स में है क्या क्या। तो देखिए, ये कोर्स 20 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट है। अभी जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, कितने चैप्टर्स इसमें है, कितने टॉपिक हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो इसमें 3 लेक्चर्स हैं। ठीक है, 3 लेक्चर्स हैं। अब इस कोर्स को परचेज करने के लिए यदि आपको कोई दिक्कत हो, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको परचेज करने में, तो मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप मेरे नंबर पर मुझको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। परचेज कर लिया है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही हो, परचेज करने में आ रही हो, हालांकि इस कोर्स को परचेज करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। पता नहीं आपके द्वारा किया गया एक शेयर किस छात्र की जिंदगी बदल दे। दूसरी बात मैं और आपसे एक कहना चाहूंगा कि आज मैंने आपको इस चैप्टर में भारतीय बहीखाता प्रणाली के बारे में थोड़ा सा थ्योरी बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बताने की कोशिश की। ओके, अगले लाइव सेशन में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करूंगा, तो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना ना भूले। फिर एक बार कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि नई अपडेट्स आपको पता चलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।